रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग हुई है और उस वोटिंग के अंदर इंडिया ने पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया है कि पैलेस्टाइन एक कंट्री तो है ही और साथ में यूएन का मेंबर भी वो हो सकता है। इसके फेवर में इंडिया ने वोट किया है। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि यार इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा देश किस और है, ये कैसे डिसाइड होता है, और कई बार देश अपना पक्ष भी बदल लेते हैं। देखिए, एक बात आप लोग जरूर समझ जाइए अपने जीवन के अंदर भी कि कभी भी अट्रैक्शन का जो पॉइंट होता है वो हमेशा पावर होता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जब बात करेंगे जिसके पास में पावर नहीं है तो आप ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाएंगे उससे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में पावर है तो ऑटोमेटिक आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर आपके पास में पावर है तो कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यही इंटरनेशनल लेवल पर भी चलता है। आज यूएसए के अगेंस्ट के अंदर बहुत कम देश जो है वो होते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी इतनी बड़ी ह्यूज इकोनॉमी को लेकर चलता है, इतना बड़ा डिफेंस पावर उसके पास में है कि कोई भी देश उसके विपक्ष में या उसके विरोध में बोलने की कोशिश नहीं करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ पावर की। चलिए बात करते हैं आखिरकार हुआ क्या है। इंडिया ने हाल ही में पैलेस्टाइन के पक्ष में वोट किया है। आप लोग कहेंगे कि सर कभी तो इंडिया इजराइल की तरफ होता है और कभी इंडिया पैलेस्टाइन की तरफ होता है। देखिए, इंडिया टू स्टेट पॉलिसी के ऊपर बिलीव करता है। भारत चाहता है कि पैलेस्टाइन भी रहे और इजराइल भी रहे। इंडिया वो पहला देश था जिसने पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था और इजराइल को भी एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज इंडिया कर चुका है। टू स्टेट पॉलिसी के बारे में हमेशा समर्थन करता हुआ आया है भारत। अभी वोटिंग की बारी आ चुकी थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि आखिरकार पैलेस्टाइन को एज ए मेंबरिंग कंट्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और उसके लिए क्वालिफाई करना था। जैसे आपने ओलंपिक्स के अंदर देखा होगा, ओलंपिक के जो मेन गेम्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले किसी भी खिलाड़ी को क्वालिफाई करना होता है। वैसे ही पैलेस्टाइन ने रिसेंटली, मतलब कल ही के रोज जो है वो क्वालिफाई कर लिया है यूएन की मेंबरशिप के लिए, और उसमें इंडिया ने वोट किया है। आप लोग क्या मानते हैं कि यूएसए किस तरफ वोट करेगा? आप लोग क्या मानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज किस तरफ वोट करेंगी? आप लोग को जानकर ताजुब होगा कि इनका जो स्टैंड रहा है वो वाकई में कुछ सिखाता है हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। बात करते हैं कि आखिरकार ये वोटिंग किस तरीके से होती है और भारत के लिए ये क्या मायने रखता है। इंडिया ऑन फ्राइडे वोटेड इन फेवर ऑफ ड्राफ्ट यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन दैट सेड पैलेस्टाइन इज क्वालिफाइड। देखिए, क्वालिफाइड एक शब्द का यूज किया गया है। मैंने आप लोग को बताया है कि परमानेंट यानी कि मेंबर नहीं बना है, केवल मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई एक क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट किया है। should be admitted as full member of the United Nations and recommended that the Security Council reconsider the matter favorable। reconsider की बात क्यों आ रही है? देखिए, 2011 के अंदर ऑलरेडी ऐसी वोटिंग हो चुकी है। ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं यह है रियाद मंसूर। जैसे ही पैलेस्टाइन के पक्ष में वोट आते हैं तो रियाद मंसूर जो है वो अपने हाथ ऊपर करके ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पैलेस्टाइन का बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया है। क्या आप लोग को लगता है कि इजराइल इसके पक्ष में बोलेगा? इजराइल के जो रिएक्शंस हैं वो हमको जानने जरूरी हैं। एंग्री इजरायली एनवॉय यानी कि वहां के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने यूएन चार्टर को फाड़ दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आप लोग यहां पर ये जो इजरायली एम्बेसडर हैं इनके हाथ के अंदर एक मशीन आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली एक मशीन है जिसके अंदर यूएन चार्टर एक छोटा सा कार्ड होता है। उस कार्ड को उस मशीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिक जो है उस कागज के टुकड़े कर देती है। आप लोग वीडियोस के अंदर देखेंगे कि ये जो मशीन है उस कागज के टुकड़े बहुत सारे टुकड़े कर देती है। इससे ये फील आता है कि इस व्यक्ति ने इस पेपर को नहीं फाड़ा है, यूएन चार्टर को नहीं फाड़ा है, जबकि इस मशीन ने जो है फाड़ा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के एक पेपर को फाड़ दिया था, अपने हाथों से फाड़ा था और केस भी उनके ऊपर चला था। यहां पर भी इनके ऊपर भी केस चल सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको फाड़ा तो सही लेकिन उस मशीन की सहायता से फाड़ा कि बोलो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये अपने आप हुआ है, ऑटोमेटिक मशीन थी ये, बस कागज को रख दो ऑटोमेटिक वो लेती है और फाड़ देती है। मैंने उसमें प्रॉपर वीडियो के अंदर देखा था। तो इजराइल जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो न्यूज आप लोग देख सकते हैं ये 2022 की न्यूज है। इसमें लिखा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन इज नॉट एन ऑनेस्ट ब्रोकर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑनेस्टली पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक मध्यस्थ का काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जर्मनी भी शामिल है,
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही थी तो हूती जो विद्रोही थे यमन के, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया और उसमें ब्रिटेन के शिप जो है वो रेड सी के अंदर आकर तैनात हो गए थे। इससे क्या जाहिर होता है कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं मोस्टली वो किसके साइड है, इजराइल की तरफ है। ठीक है, इजराइल की तरफ है, इसीलिए वो एक ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, तो कई बार ब्लेम लगता है, जैसे अल जजीरा कहता है कि ये ऑनेस्टली नहीं हो रहा है। और अल जजीरा के देखिए, अल जजीरा एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको इजराइल ने बैन कर दिया है क्योंकि वो पैलेस्टाइन के पक्ष में लिख रहा है। तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समझ पाएंगे। आगे देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस का वो रिजोल्यूशन है जो हाल ही में पारित हुआ है। फ्राइडे को 10 मई 2024 को 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन हुआ है। ये 10वां इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। इमरजेंसी के अंदर सेशन था, ये पहले से प्री प्लान नहीं था। उसमें लिखा गया है इलीगल इजरायली एक्शंस इन ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलेम, मतलब इजराइल ने जो ईस्ट जेरूसलेम में जो ऑक्यूपेशन कर रखा है वो इलीगल है, ऑलरेडी करार दे दिया है। फिर एंड द रेस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी, पैलेस्टाइन के ऊपर भी जो ऑक्यूपाइड कर रखा है वो इलीगल है, किसका, इजराइल का। ये कौन मानता है, ये यूनाइटेड नेशंस मानता है। ठीक है, अब आप लोग भूमिका समझिए यहां पर यूएसए की। यूएसए आप लोग को पता है कि कैपिटलिस्ट कंट्री है और उसका पूरा का पूरा यहां पर प्रभाव रहता है। अब मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि यूएसए किसी के साथ नहीं है, वो एक दिन इजराइल को जरूर धोखा देगा। जिस दिन इजराइल को जरूरत पड़ेगी यूएसए की, उस दिन यूएसए जो है वो साथ छोड़ देगा। अभी क्या हुआ कि इजराइल जो है वो जैसे ही हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, यूएसए ने कहा कि हम तुमको जो है वो हथियार, डिफेंस जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे, वेपन सप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तब भी यूएसए ने कहा कि अगर आपने रिटेलिएट किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो मतलब यूएसए उस समय अपना विड्रॉ दिखाता है जिस समय वाकई में जरूरत होती है यूएसए की। इसलिए यूएसए को हम लोग कहते हैं कि वो सौतन की तरह है, वो कभी भी साथ नहीं देने वाली है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसेस सिक्योरिटी काउंसिल टू गिव फेवरेबल कंसिडरेशन फुल पैलेस्टाइन मेंबरशिप, मतलब ये कंसिडर कर रहे हैं। और वहां पर बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 सेशन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी 2 सेशन होते हैं एक दिन के अंदर। एक सेशन चलता है सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक और दूसरा चलता है 3 से लेकर 6 बजे तक। इसके अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग के अंदर एक डिजिटल वहां पर पैनल लगा रहता है, वहां पर सब कुछ लिखा रहता है, 2 तरफ लगा रहता है, जिसमें फेवर के अंदर वोट आए थे 143, इसके अगेंस्ट में वोट आए थे 9, और अभी 9 जो अगेंस्ट में वोट है उसको हम लोग देखेंगे, एब्सेंस जो है वो 25 रहे थे। तो टोटल 193 मेंबर्स यहां पर हैं और 193 में से पैलेस्टाइन को यूएन की मेंबरशिप देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 143 जो है वो इसके पक्ष में वोट आए हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि जो जनरल असेंबली है इसका मेन वर्क है क्या, कि मेन पॉलिसी है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गन है। इंटरनेशनल इश्यूज कवर्ड बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर चर्चा करता है यूनाइटेड नेशंस। 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, एज इक्वल वोट के साथ में, एक मेंबर एक वोट जो है वो काउंट होता है। इसके 3 मेन वर्क हैं, अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल जैसा रिकमेंड करेगी उस, यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो है उनको अपॉइंट करने का काम किसका है, जनरल असेंबली का है। इसके साथ में ही इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करने का काम किसका, जनरल असेंबली का है। अप्रूविंग द यूएन बजट, यूएन बजट का जो पारित करने का काम है वो भी किसका है, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि जब हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसके 5 तो परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, इनका टर्म जो है वो 2 साल के लिए होता है नॉन परमानेंट मेंबर का, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये हमेशा के लिए रहते हैं और इनके पास में वीटो पावर भी होता है। इसी की एक संस्था है जनरल असेंबली, जिसके अंदर 193 मेंबर हैं, एक कंट्री का एक वोट हम लोग काउंट करते हैं, और इसके ऑर्गन्स कई सारे हैं, जैसे इकोसॉक की हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, यूएनडीपी, ये सारे जो हैं वो इसके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जिस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो ये वाली है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो अभी रेजुलेशन आया है ये अरब कंट्रीज के द्वारा रखा गया है। अरब कंट्रीज ये चाहती हैं कि पैलेस्टाइन को एज ए यूएन की मेंबरशिप जो है वो मिल जाए। अब अरब कंट्रीज ऐसा कर क्यों रही हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब
इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में 6 डे वॉर हुआ था, तो इजराइल ने बहुत गजब तरीके से इनको हराया था 1967 के अंदर। तो वो खुन्नस जो है ना, वो आज भी ये निकाल रहे हैं। अरब देशों ने हाल ही में रेजोल्यूशन जो है वो यूएन के सामने रखा और ये पारित भी हो चुका है। अच्छा, ये देखिए कि अभी ये कोई पहली बार नहीं था, 2011 के अंदर पहले भी ऐसा अटेम्प्ट जो है वो मेंबरशिप के लिए हो चुका है, लेकिन उस समय वो फेल कर गया था। फेल इसलिए कर गया था क्योंकि टोटल जो 15 परमानेंट मेंबर है, मतलब 5 तो परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनके 2/3 मेजोरिटी से वहां पर रेजोल्यूशन पारित होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 3 मेंबर जो थे वो इसके अंदर एब्सेंट रहे। पहली बात कि यानी कि टोटल 12 तो वोटिंग हुई थी, 15 में से केवल 12 ने ही तो क्या की थी, वोटिंग की थी। यूनाइटेड किंगडम जो था और स्विट्जरलैंड वो इसके अंदर एब्सेंट थे। यूके और स्विट्जरलैंड इसके अंदर एब्सेंट थे जब 2011 के अंदर वोटिंग हुई थी। और यूनाइटेड स्टेट्स जो था उसने यहां पर नो, यानी कि यूनाइटेड स्टेट वोटिंग नो एंड वी वोटिंग टू रेजोल्यूशन, मतलब विपक्ष में जो है वो वोट किया। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है कि जब 12 वोट पड़े थे तो जैसे ही, क्योंकि यूएसए के पास में वीटो पावर है और जैसे ही वीटो पावर का यूज किया तो रेजोल्यूशन वहीं पे खत्म हो गया। तो 12 में से 15 तो वोट पड़े थे और अगर 2/3 मेजोरिटी इसके अंदर चाहिए तो कम से कम 9 जो मेंबर हैं कंट्रीज, अगर वो उस समय ही इसके पक्ष में वोट डालते पैलेस्टाइन के पक्ष में तो वो पारित हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि वो पारित हो जाता और फिर उसके बाद में पहले ही जो है वो यूएन की मेंबरशिप मिल जाती। यहां पर इस मैप के ऊपर गौर फरमाइएगा, इस मैप को आप लोग देखेंगे, ये जो दशा है वो 1946 की है। कैसे हम लोग कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रीन जो एरिया है ये किसका है, पैलेस्टाइन का है। ये ग्रीन एरिया पैलेस्टाइन का है और ये जो व्हाइट व्हाइट आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ज्यूइश लैंड है। ज्यूइश मतलब जो इजरायली लैंड है। लेकिन इजरायली जो ऑक्यूपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1947, 1967 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये तो गाजा स्ट्रिप है, ये जेरूसलम वाला इलाका है, वेस्ट बैंक वाला, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इजरायली जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। फिर देखिए इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ा कि ये जो पैलेस्टाइन है ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, छोटे छोटे आइलैंड्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप, और आज देखिए गाजा स्ट्रिप भी आधी तो जो है वो खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट आधी जो है वो इजराइल के कैप्चर के अंदर आ चुकी है। तो धीरे धीरे देखिएगा कि इजराइल ये चाहता है कि पूरी तरीके से पैलेस्टाइन जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन भारत तो समर्थन करता है ना कि 2 स्टेट पॉलिसी चाहिए, इजराइल भी चाहिए हमको और हमको क्या चाहिए, पैलेस्टाइन भी चाहिए। इसीलिए भारत ने आज जो वोट किया है वो किसके पक्ष में किया है, पैलेस्टाइन के पक्ष में किया है, क्योंकि भारत भी ये मानता है कि ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन है किसका, इजराइल का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहली बार इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इन 1988 और 1996। भारत वो पहला देश था जिसने 1988 और 1996 के अंदर पहली बार जो है वो पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस टू द पैलेस्टाइन अथॉरिटी इन गाजा विच ऑल लेटर शिफ्टेड टू, मतलब बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी इंडिया जो है वो एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्टाइन को। यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट सर्च कर रहा था तो वहां पर मुझे यूएन के हाल ही में एक रेजोल्यूशन पारित हुआ और लिखा हुआ था वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है वो कब मनाया जाएगा, अब 7 मई को मनाया जाएगा। मैं कंटेंट सर्च कर रहा था, वहां पर मुझे एक कंटेंट और मिला है। आपका क्या मानना है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कि क्या वाकई में भारत ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। आप लोगों को कूपन कोड स्टडी ग्लॉस यूज करना है जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। 75 टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल की गई हैं जिसकी मदद से आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, पोर्नोग्राफी को देखना बंद कर सकते हैं और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस जबरदस्त हो सकता है। जरूर आप लोग इस कोर्स को अवेल कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।